नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर द्वितीय अर्थात मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल कालीन प्रशासन के पार्ट द्वितीय, क्योंकि पहले पार्ट में हमने मुगल प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिले का प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन के विषय में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसी सीरीज के दूसरे वीडियो मुगल प्रशासन के अन्य रूपों अर्थात मुगलकालीन सेना, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था आदि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुगलकालीन सेना। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मध्यकाल की अपनी एक लिमिटेशन थी। यह लिमिटेशन ये थी कि लगभग शासन के किसी भी आदर्शतम रूप में जो मध्यकाल में रहा हो, उसमें सैनिक या मिलिट्री पुट बहुत अधिक था। कोई भी राज्य, कोई भी सम्राट, सुल्तान, बादशाह तब तक स्थिर नहीं हो सकता था जब तक उसके पास एक सशक्त सेना नहीं हो, क्योंकि आपके साम्राज्य की अंतिम सुरक्षा आपकी सेना ही थी। सब अपनी जगह ठीक था, पर जब तक किसी के पास सेना नहीं थी, क्योंकि मुगल पूरा मध्यकाल युद्धों से, षड्यंत्रों से, राजपाज के उलट पुलट से भरा पड़ा है। अतः मुगलकालीन सेना उसके प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा थी। तो हम इसका अध्ययन करेंगे। मुगलकालीन सेना। मुगल सेना दशमलव प्रणाली पर संगठित थी, जिसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, भारतीय मुसलमान व मराठों को सम्मिश्रित किया गया था। मुगल में अहदी सैनिक व दाखिली सैनिक होते थे। मुगलकालीन सेना विभिन्न भागों में बटी हुई थी। तो ये कौन कौन से भाग थे? पहला था घुड़सवार सेना। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के सैनिक थे। बरगीर पहले, जिन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र स्टेट अर्थात राज्य देता था, और दूसरे सिलेदार, जो अपने शस्त्र और घोड़े स्वयं जुटाते थे। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते थे, बरगीर शायद ऐसे सैनिक थे जो परमानेंट हुआ करते थे, जिनको राज्य की तरफ से नियमित वेतन मिलता था। राज्य उनको असला मुहैया या घोड़े, अस्त्र शस्त्र मुहैया कराता ताकि वो युद्ध में भाग ले सके, क्योंकि लंबी और बड़ी सेना को लंबे समय तक रख पाना किसी भी राज्य के लिए संभव नहीं था। तो ऐसे में युद्धकालीन या शांति के हिसाब से सेना को घटा बढ़ा दिया जाता था। फिर था पैदल सेना। पैदल सेना भी दो भागों में बटी थी, बंदूकची और शमशीर अर्थात तलवारबाज। हाथी सेना, तोपखाना। मुगलों के हाथी सेना में कई प्रकार के हाथियों का, यद्यपि प्राचीन भारत के जितना तो हाथियों का महत्व नहीं रहा मुगलों के समय, किंतु अब तब तथापि हाथी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक युग से पहले तक एक निर्णायक भूमिका निभाते रहे थे। फिर था तोपखाना। मुगलों में अलग अलग, जैसा कि आपको विदित है, बाबर ने ही सर्वप्रथम भारत में तोपों का प्रयोग चालू किया था। मुगल अलग अलग चतुरनाल, हथनाल, दस्ती तोपे, गजनाल इत्यादि प्रकार की तोपें मुगलों में होती थी। फिर थी नौसेना। मुगलों ने पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा का भार अबिसिनिया और जंजीरा की सिद्धियों को दे रखा था। वह पूर्व में बंगाल में एक नाविक बेड़ा रखा था। अब आता है मुगलकारी मनसबदारी व्यवस्था। ये मुगलों की सबसे विशिष्ट और सबसे प्रमुख व्यवस्था थी, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था मुगलों के प्रशासन का आधार थी। और कालांतर में हम देखेंगे कि औरंगजेब व उसके बाद में जब मुगलों का पतन हुआ, तो उसमें एक इतिहासकारों का प्रमुख, जैसे सतीश चंद्र आदि इतिहासकार, इसी मनसबदारी व्यवस्था के संकट को मुगलों के साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था कितनी प्रमुख हुआ करती थी। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था। बादशाह अकबर ने अपने शासन के 40वें वर्ष में प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी एवं सैन्य अधिकारी सभी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था का मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। वह यह मंगोलों के दशमलव सिद्धांत पर आधारित थी। मनसब का अर्थ पद या श्रेणी से था। प्रत्येक मनसबदार का रैंक 2 अंकों का होता था। प्रथम अंक जात रैंक तथा द्वितीय अंक सवार रैंक का होता। जैसे जात और सवार, वैसे वस्तुतः जात और सवार का तो अकबर ने ही किया था। कालांतर में जहांगीर, शाहजहां ने 2 अस्पा, सी अस्पा, फिर 6 मासी जागीरें, 8 मासी, 4 मासी इत्यादि भी प्रारंभ किए थे।
इसमें जात व सवार का प्रयोग किया जाता था। इसमें जात शब्द से तो व्यक्ति के वेतन तथा पद का पता चलता था, वहीं जो सवार शब्द है उससे घुड़सवार दस्ते की संख्या का पता चलता था। इसमें जात और सवार के हिसाब से ही उनको अलग अलग रैंक और वेतन मिलता था। जहांगीर ने मनसबदारी में दुअस्पा और शीहस्पा प्रथा चलाया। दुअस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद से दुगुने सवार रखने होते थे, व सी-अस्पा में सवार पद के 3 गुने सवार रखने पड़ते थे। फिर है इजादारी। इजादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम जागीर भूमि से हुआ। जागीरदारी व्यवस्था आवश्यक रूप से मनसबदारी पद्धति से संबंध थी। बड़े मनसबदारों को वेतन तो एक तो जागीर के रूप में दिया जाता, नकद भी वेतन मिलता था उनको। दाग अर्थात अपने घोड़ों पर एक दाग लगाना, ये दाग एक तरह का पहचान होता था कि आप जिस घोड़े के आधार पर वेतन या जिस जानवर के आधार पर वेतन उठा रहे हैं, क्या आप मुगल की सेवा में या मुगल शासन के लिए उसी को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता था दाग व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन में केंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण बन गया। औरंगजेब के काल में कोई मनसबदार जब किसी महत्वपूर्ण पद या अभियान पर लगाया जाता था तो उस समय उसको सवार में वृद्धि का एक और माध्यम मिला गया जिसे मशरूत कहा जाता था। मशरूत का मतलब होता था सशर्त। मशरूत का मतलब होता था कि भाई जैसे किसी को जमरूद लगा दिया गया, किसी को दक्कन में लगा दिया गया, टफ टेरेन में या मुश्किल क्षेत्र में लगा दिया गया, तो ऐसे में जो जात और सवार का मूल होता था जिससे उसका वेतन पद हैसियत रहती थी, उसमें परिवर्तन किए बिना एक इंसेंटिव का मतलब है कि भाई वो वहाँ जा रहा है कठोर क्षेत्र में, जैसे आज भी आर्मी में दिया जाता है इंसेंटिव, तो वो जो इंसेंटिव था वो था मशरूत। और यह मशरूत जो था वह औरंगजेब के समय। तो इस प्रकार देखते हैं मुगल सेना क्या थी। मुगल सेना दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसमें अलग अलग सेना के अलग अलग रूप हुआ करते थे और मुगलों में सेना ही वो थी जो शासन की अंतिम गारंटी हुआ करते थे। बाद में मनसबदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम के भी अलग अलग रूप होते थे। धन्यवाद।